नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आपका भाई कपिल एक बार फिर से आपके साथ हूँ, एक बहुत शानदार मैराथन सीरीज़ लेकर पीवाईक्यूज़ की। ये सीरीज़ पिछले उन क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो आरआरबी, एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, ये सभी सवाल, ये सभी ब बहुविकल्पीय प्रश्न इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए कि आपकी परीक्षा को एक बेहतरीन धार देने का काम करेंगे। साथियों, हम ये पूरी मैराथन सीरीज़ अपने चैनल तैयारी चक्र पर रन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पिछले सभी सालों के पूछे हुए क्वेश्चंस के साथ-साथ उन क्वेश्चंस को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम एक बहुत बड़ा कलेक्शन इसके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है आपकी मेहनत की, आपके साथ की। तो बिना देरी करे हम आज शुरू करते हैं आपकी क्लास, जो भारतीय इतिहास के उन 15 क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ, जो पहले पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। साथियों, हमारे चैनल पर ना केवल जीएस जीके की बल्कि साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ के हिस्से की भी तैयारी कराई जा रही है, जो आपके परीक्षा के सिलेबस में शामिल है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए सभी। साथियों, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज, यानी कि भारत में आपको कौन सी जगह पर पत्थर युग की शैल चित्रें मिलेंगी? ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ गुफाएं। आप सोचिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। ये प्रश्न मेरे साथियों, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में समावेश इसका हो जाता है। क्यों? कारण बहुत साफ है। आरआरबी एनटीपीसी की 2016 के पेपर में और 2 शिफ्टों में 2021 के पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सोचिए इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो भारत में आपको कौन-सी जगह पर पत्थर की शैल चित्रें देखने को मिलेंगी? इसको आप बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है भीमबेटका। ये भीमबेटका का जो स्थान है साथियों, ये हमारे देश के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और होशंगाबाद और कौन-सी जगह है? भोपाल। होशंगाबाद और भोपाल के बीच की जगह है, वहाँ पर ये मिलता है। तो इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ बातें और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी खोज 1957 में हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ये 7 पहाड़ियों का एक मिला-जुला स्थान है, जो कि 10 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करी कि ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज कब हुई? 1957 में इसकी खोज हुई और ये होशंगाबाद और भोपाल के बीच में है। 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 10 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जॉइन कर लें हमारा तैयारी चक्र टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको क्लास से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ सभी क्लास की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा कि भीमबेटका की गुफाओं को कितने साल पुरानी कहा जाता है? ये भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, ये कितने साल पुरानी है? 1000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, 30,000 साल पुरानी है या केवल 300 साल पुरानी है? भीमबेटका केव्स आर कंसीडर्ड टू बी डैश ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स, 5000, 30,000 और 300 ईयर्स। साथियों, ये आरआरबी एनटीपीसी के 29/3/2016 के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपको बताना है। तो ये 30,000 साल पुरानी गुफाएँ थीं। लेकिन यहाँ ये भी बात जानने की ज़रूरत है साथियों कि गुफा जो थी वो तो 30,000 साल पुरानी थी। लेकिन जो पेंटिंग इन गुफाओं में की गई है वो 30,000 साल पुरानी नहीं है, वो 12,000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है
क्वेश्चन अगर बदल के आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो गुफाएं हैं वो 30,000 साल पुरानी हैं, लेकिन जो उनके अंदर पेंटिंग की गई है वो 12,000 साल पुरानी पेंटिंग है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। सबसे पहले जो पहिए थे, जो सबसे पहले पहिए बच्चों थे, वो पहिए किस धातु के बने हुए थे। जो पहिए थे किस धातु के थे, क्या वो रबड़ के थे, कांच के थे, लकड़ी के थे, या वो लोहे के बने हुए थे। तो ये आपको बताना है कि ये किस धातु के बने हुए थे। तो सही उत्तर है इसका कि ये रबड़ के थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कांच के थे? नहीं थे। ये क्या लोहे के थे? नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या है? ये लकड़ी के बने हुए थे। तो सवाल या दूसरा भी आपके पेपर के लिए उठ सकता है कि जो सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने, तो इनकी खोज कहाँ हुई, कौन सी सभ्यता में थी। तो ये प्रश्न भी आपको पेपर के साथ साथ लेकर चलने हैं। तो ये मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में इनके प्रमाण, मेसोपोटामिया में इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। और मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। कहाँ है मेसोपोटामिया? इराक में इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं कि लकड़ी के पहिए सबसे पहले वहीं थे। तो ये बात आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की साइट पंजाब में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में फैली हुई थी। तो कौन सी ऐसी इनमें से साइट है जो कि पंजाब भारत में है? क्या वो कोट डीजी है, बनावली है, बालू है, या रोपर है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी इसमें से पंजाब में मौजूद है। तो ये आपको इसमें प्रश्न में बताना है। लेकिन साथ साथ ये भी तो पता होना चाहिए कि अन्य साइट जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो पहले तो सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कोट बीजी साइट है बच्चों, ये कहाँ है? ये सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। साथ ही साथ ये जो बनावली और बालू हैं, ये कहाँ हैं? ये भारत के हरियाणा में हैं। और जब ये तीनों खत्म हो गए तो पंजाब में कौन सी बची? रोपर कहाँ है? पंजाब में मौजूद है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आज इसमें इस सवाल में तो रोपर को पूछ लिया, हो सकता है आपसे आगे पूछ ले कोट जीपी कहाँ है, बनावली कहाँ है, या बालू कहाँ है। तो इनको भी हमें याद करते हुए और लिखते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि मोहनजोदाड़ो में पाए गए महान स्नानागार में, जो ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो था, ये मैंने अपनी क्लास में आपको समझाया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा साथियों। वो प्लेलिस्ट आप जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने जो भी प्रश्न आपको कराए हैं वो सारे आए हुए हैं। कमाल की बात है, वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो भी मैंने आपको कराए हैं। हम कोई पैसे आपसे नहीं ले रहे, ना हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना आपसे एक भी रुपया ले रहे हैं। ये सब बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी धनराशि को जमा कराए आपसे कोर्स हम आपको दे रहे हैं। पहली बार हम बिल्कुल फ्री इस कोर्स को आपको दे रहे हैं। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको आपकी हमारी प्लेलिस्ट का देंगे, वो सारे जो हमने पढ़ाया है, कमाल की बात यह है वो सारा इसमें से आया हुआ है। तो आप ज़रूर उसको देख लें, और पूरा देखकर अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मोहनजोदड़ो में पाए गए महान स्नानागार में विशाल किस आकार में था? वृत्ताकार था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार था, या आयताकार था? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्नानागार क्या था? आयताकार था। ये मैंने बता दिया था कि ये मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में पाया गया था। और ये एक रेक्टेंगल था, एक आयताकार था, जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां थी, आसपास कमरे थे। वो कमरे इस पर्पस के लिए थे जिससे लोग कपड़े वहां पे बदलते होंगे। साथ ही साथ ये स्नानागार प्रतिदिन प्रयोग में आता नहीं था। ये स्नानागार जो था, विशेष आयोजनों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है वो
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की एक पत्थर का पुरुष नृत्य मूर्ति खोजा गया था? कहाँ था? लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में, या वो था मोहनजोदाड़ो में? तो बताइए कहाँ था? कि जो मूर्ति थी वो लोथल में थी, रंगपुर में थी, हड़प्पा में थी, या मोहनजोदाड़ो में थी? तो वो मूर्ति कहाँ थी बच्चों? हड़प्पा में खोजी गई थी। वो मूर्ति नटराज की मूर्ति थी, जो मुख्य नटराज मूर्ति मानी जाती है। इसमें नृत्य करते हुए एक मूर्ति इस मुद्रा में थी जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। तो ये बात याद रखनी। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वहाँ की, कि जैसे बहुत सारी चीजें अन्य भी वहां पे मिली थी जो चूना पत्थर से बनी हुई थी। अगर हम बात करें नटराज की मूर्ति की, तो नटराज की मूर्ति भी किससे बनी थी? लाइम स्टोन से बनी हुई थी। लाइम स्टोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चूना पत्थर। ये मूर्ति किससे बनी हुई थी? चूना पत्थर से बनी हुई थी। ये बात बड़ी ध्यान करने वाली। आगे देखते हैं। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशयों का प्रमाण है? कहाँ प्रमाण है बच्चों? कालीबंगा में है, कालीबंगन में है, धोलावीरा में है, कोट जीपी में है, या लोथल में है? आप ये बताइए। आरआरबी एनटीपीसी के 2016 और 2021 के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थल में जलाशयों का प्रमाण है? कालीबंगन है, धोलावीरा है, कोट जीपी है, या लोथल है? तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण है कहाँ? कच्छ का रण गुजरात में है, सभी जानते हैं। तो अगर आपसे इसके स्थान के बारे में पूछ ले कि धोलावीरा कहाँ है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ये आपने बहुत बार पहले भी परीक्षा में पढ़ा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है: मुंडकोपनिषद, जातक कथाएं, पुराण, या भगवत गीता। आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी कह दीजिए। बहुत सारे पेपरों में, एसएससी में, यूपी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल में, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, मैं जानता हूँ एक बच्चा बहुत जगह पेपर भरता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपसे कोई कीमत, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं कोर्स के। हम आपको पूरा कोर्स फ्री करा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, सारी वीडियोस आपके लिए फ्री हैं। कोई कोर्स, हम अपनी ऐप हमने लॉन्च नहीं की, कोई हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं अभी। तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि जो वैदिक काल है, जो वैदिक टाइम है, उसका टाइम पीरियड किस समय तक रहा? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 336 से 323, 3000 से 2600, या 550 से 323? आरआरबी एनटीपीसी के 2021 के पेपर में पूछा गया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौर्य काल कब से कब तक रहा, गुप्त काल कब से कब तक रहा, सातवाहन वंश कब से कब तक रहा, वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर रहेगा 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच का काल। आइए आगे चलते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक? संगीत। ये हमने जो अपने क्लास में पढ़ाया है, अपने कोर्स में। आप चैनल की हमारी प्लेलिस्ट में, भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत डिटेल में इसको बताया है कि कैसे कैसे वेदों का वर्गीकरण हुआ, कौन सा वेद आयुर्वेद से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है,
कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है, कौन सा वेद व्यवहार का वेद है, ये सब मैंने उसमें बड़े डिटेल में बताया है। बच्चों आप ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर देखें, लाइक करें और नोट्स बनाएं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, बिना किसी कीमत के हम पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जहाँ पर हम इस आने वाली वीडियोस के लिंक वहाँ शेयर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो की जो पीडीएफ है उसको भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं। तो संगीत, यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये स अक्षर आप ले लें, संगीत साम, साम वेद संगीत का वेद है, इसको संगीत का वेद भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे। 11वां 11वां जो है कि मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? ये आपको बात बतानी है कि मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है। तो मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है, ये याद रखेंगे। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ हम साथियों बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की राजधानी कई वर्षों तक था, इससे पहले कि इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? देखिए कौन सा इसमें से ऐसा है जो मगध की राजधानी था पहले, उसके बाद उसे किस में बदल दिया गया? पाटलिपुत्र में बदल दिया गया। तो मगध की राजधानी क्या पटना थी, नालंदा थी, राजगीर थी या गया थी? देखिए पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना ही कहते हैं। तो मगध की राजधानी जो पहले थी वो राजगीर में थी। कहाँ पे थी? राजगीर में थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी। आइए आगे बढ़ते हैं। उदाइन, उदाइन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी? देखिए अब सवाल बिल्कुल सेम है फिर भी अलग है। मैं कहूंगा एक जैसे सवाल है, आप कहेंगे सर ये तो 12वां और 13वां एक ही सवाल हो गए, लेकिन एक ही होते हुए भी अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? कि उदाइन, यहाँ उदाइन का जिक्र हो गया। बच्चों उदाइन कौन था? उदाइन अजात शत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजात शत्रु का पुत्र था। और इसने अजात शत्रु जो इसका पिता था उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में इसने पाटलिपुत्र से अपनी जो राजधानी थी उसे राजगीर से कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र लेके गया था। राजगीर से, इसका सही उत्तर क्या है? राजगीर है। राजगीर से कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था। पाटलिपुत्र ले जाने का कारण ये था कि पाटलिपुत्र जो मगध था उसके सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र में पड़ता था, इसलिए राजधानी को कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्र लेके चला गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजगीर है। आइए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अवध को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो अवध है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो सही उत्तर तो इसका कौशल है। अब कौशल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौशल है क्या? देखिए क्या था कि भारत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सिक्स सेंचुरी, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने जनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से एक अवध भी था। और इसको किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। और वर्तमान में ये कहाँ है? तो बच्चों वर्तमान में जो कौशल है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। तो ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाली हो गई और क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं।
अगला सवाल है, भगवान महावीर का मूल मूल नाम क्या है? बच्चों, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्धमान? देखिए, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन कभी-कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए देखिए कितनी बार आया हुआ है। 3 बार आरआरबी ने इसे अपने पेपर में पूछा है। कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो अगर मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ना डाल दूं, तो गलत होगा। पहले बात कर लेते हैं, सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हैं, सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे। पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। पुत्र का नाम राहुल, माँ का नाम महामाया था। उसी ये हमने पूरा अपने वीडियो में पहले आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो हमारी वीडियो जो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ जाके देखें, अपनी पढ़ाई करें, पूरी तैयारी लेके चलें। सही उत्तर है, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था, इन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता था। कुछ बातें मैं भगवान महावीर के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने जैन धर्म को अपनी ऊंचाइयों तक बढ़ाया। नाम वर्धमान महावीर था। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो बच्चों, आज की क्लास में यही था, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे वादा करता हूँ, इसे क्लास की सीरीज चलती रहेगी। साथ ही हम आपका पूरा साथ देंगे, बिना किसी कीमत के, बिना किसी फीस के। सिर्फ आपसे इतनी उम्मीद है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमें बड़ा उत्साहवर्धन मिलता है मेहनत करने के लिए। साथ ही साथ हमारे चैनल तैयारी चक्रो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।